ये कहानी है प्रीति की। प्रीति जो काशीपुर गांव में रहती थी, वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। प्रीति की खूबसूरती को देखकर उसके लिए बहुत से रिश्ते आते थे, लेकिन उसकी माँ की वजह से वो सारे रिश्ते टूट जाते थे। दरअसल प्रीति की माँ सौतेली थी। उसकी सगी माँ का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। इसी वजह से प्रीति के पिता ने निर्मला नाम की लड़की से दूसरी शादी की थी और उससे उन्हें एक बेटी हुई थी। कहने को तो वो प्रीति की सौतेली बहन थी, मगर उनमें प्यार सगी बहनों की तरह था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और उन दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी कि एक दिन अचानक से प्रीति की पिता की मृत्यु हो जाती है, जिससे प्रीति एकदम टूट सी गई थी। उस वक्त एकमात्र उसकी सौतेली बहन मधु ही थी जिसने उसे सहारा दिया। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया और वक्त के साथ साथ हालात भी बदल गए। पिता की मृत्यु के बाद मधु के अलावा प्रीति का उस घर में कोई नहीं था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे कभी भी पसंद नहीं करती थी। वह हर वक्त उसके साथ बुरा बर्ताव ही करती थी। अब तो प्रीति के पिता के गुजर जाने के बाद उसकी सौतेली माँ का अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ गया था। वह सारा दिन प्रीति से घर का काम करवाती थी और अपने बेटी को बहुत ही लाड प्यार से रखती थी। कभी कभी मधु अपने माँ के इस बर्ताव का विरोध करती, तब उसकी माँ उसे डांट फटकार लगाकर चुप करा दिया करती थी। एक दिन निर्मला ने प्रीति से कहा, अरे ओ कमबख्त, कहाँ मर गई? जी माँ, अभी आती हूँ। अभी तक तूने मेरे कमरे की सफाई क्यों नहीं की है? माँ, वो मैं बर्तन साफ कर रही थी। अभी आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। कमरे की सफाई करने के बाद मेरा और मधु का कपड़ा रखा है, उसे धोकर छत पर सुखाने के लिए डाल देना। जी माँ, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। फिर प्रीति पहले कमरे की सफाई करती है और उसके बाद जाकर सारे गंदे कपड़े धोती है और उन्हें सूखने के लिए छत पर डाल देती है। माँ, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। क्या अब मैं खाना खाने जाऊँ? नहीं, अभी नहीं। जाकर तू पहले लाला के दुकान से राशन ले आ, उसके बाद तुझे खाना खाने को मिलेगा। तभी मधु अपने माँ से कहती है, माँ, आप दीदी को खाना खाने दो। लाओ ये पैसे, मैं लाला की दुकान से राशन ले आती हूँ। मधु, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू बीच में ना पढ़, तू जाकर अपनी पढ़ाई कर। तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि ये सब काम कर सके। और तू महारानी, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? ये ले पैसे और जा जो बोला है वो कर। फिर प्रीति उदास मन से पैसे लेकर लाला की दुकान पर जाती है। प्रीति दुकान से सामान ले ही रही होती है कि तभी गांव का सेठ मोहनलाल वहां पर आता है। अरे प्रीति, तू यहाँ? हाँ सेठ जी, वो माँ ने कुछ राशन का सामान लाने के लिए बोला था, तो वही लेने के लिए आई हूँ। अरे ओ लाला, प्रीति के राशन का कितना पैसा हुआ है? 200 रुपए हुए हैं सेठ जी। ठीक है, तो तू उन्हें मेरे खाते में लिख देना, मैं उसे भर दूंगा। नहीं सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? माँ ने मुझे पैसे दिए हैं। ये लीजिए लाला जी, आप इनमें से अपना 200 रुपया काट लीजिए। मोहनलाल एक बहुत ही चालाक व्यक्ति था। उसकी हमेशा से ही प्रीति पर गंदी नजर थी। वह उससे शादी करना चाहता था और किसी न किसी बहाने वो उससे बात करना चाहता था। प्रीति लाला के पैसे देकर अपने घर चली आती है। इसी तरह धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और एक दिन मोहनलाल सेठ प्रीति के घर आता है। अरे नमस्ते बहन जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना है। जी नमस्ते सेठ जी। यूं अचानक हमारे घर कैसे आना हुआ? हमसे कोई भूल हो गई है? अरे नहीं, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। दरअसल मैं आपकी बड़ी बेटी प्रीति के बारे में बात करने आया हूँ। हे भगवान, क्या हुआ? उस लड़की ने फिर कुछ किया क्या? ये लड़की हमें चैन से जीने नहीं देगी। ये जहाँ भी जाती है
कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करके ही आती है। अरे नहीं नहीं निर्मला जी, आपकी बेटी ने कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं किया है। दरअसल मैं उसकी सुंदरता और उसका मासूमियत देखकर उससे प्यार करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसकी शादी मुझसे करा दो। मैं इसके बदले आपको बहुत सारे पैसे दूंगा। पैसों का नाम सुनकर निर्मला की आंखों में एक अजब सी चमक आ जाती है। कितना कितना पैसा देंगे आप हमें? जितना आप चाहो मैं उतना पैसा दे सकता हूँ, बस आप अपनी लड़की को मेरे हवाले कर दो। ये बात सुनकर निर्मला ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, चलो ये लड़की मेरे किसी न किसी काम तो आई। अब इसके जरिए मैं इस सेठ से काफी सारे पैसे ऐंठ लूंगी। ठीक है सेठ जी, मेरी बेटी प्रीति का रिश्ता आपसे तय रहा। ये सारी बातें प्रीति और मधु दूसरे कमरे से सुन लेती हैं। सेठ के जाते ही मधु गुस्से में अपनी माँ के पास आई। माँ, आप ये क्या कर रही हो? आपने दीदी का रिश्ता उनसे पूछे बिना ही तय कर दिया, वो भी एक ऐसे इंसान से जो हमारे पिता की उम्र का है। निर्मला मधु और प्रीति के सामने मजबूर होने का दिखावा करती है। बेटा, वो सेठ प्रीति से शादी करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे दे रहा है, और तुझे तो पता ही है कि तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई है। प्रीति की शादी तो मैं जैसे तैसे बचे हुए थोड़े से पैसे से कर लूंगी, जो उसके पिता ने थोड़े बहुत बचाए हैं। लेकिन तेरा क्या होगा बेटा? मैं तेरी शादी कैसे करूंगी? प्रीति, तू खुद ही सोच, तेरी बात तेरी बहन का क्या होगा? घर में अब कोई कमाने वाला भी तो नहीं है। मैंने तेरी शादी के पीछे तेरी बहन की शादी का थोड़ा सा स्वार्थ सोच ही लिया, तो इसमें गलत क्या किया? माँ, आप चिंता ना करो, मैं बाहर जाकर कमाऊंगी, जिससे मधु की शादी बहुत ही अच्छे से होगी। लेकिन मैं कभी भी उस सेठ से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो हर वक्त मुझे गंदी नजरों से देखता है। मुझे वो सब कुछ नहीं सुनना। शादी तो तुझे उस सेठ से ही करनी होगी। और हाँ, मुझे इस बारे में तुम दोनों से कोई बहस नहीं करनी। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। प्रीति और मधु अपने माँ के लिए हुए इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं। उन दोनों बहनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और अगले दिन प्रीति सेठ के घर जाती है। सेठ प्रीति को अपने घर देखकर बहुत खुश होता है। अरे अरे प्रीति जी, आज अचानक इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? आइए बैठिए, हम आपकी खातिरदारी में कुछ लेकर आते हैं। नहीं नहीं सेठ जी, मैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं आई हूँ। दरअसल मुझे माँ के द्वारा पता चला है कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं तो आपको अपने पिता के सामान्य देखती थी, मगर आज मुझे पता चला है आप तो मुझे किसी और ही नज़रों से देखते हो। अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। अजी बोलिए, आपका तो हर एक शर्त मंजूर है मुझे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करूं, तो आपको मुझे एक अनमोल हार देना होगा, जो इस गांव के मंदिर में रखा हुआ है। वह हार बहुत ही कीमती और अनमोल है। अगर आप वो हार मुझे लाकर दे देंगे, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें वो हार ही क्यों चाहिए? तुम एक बार मुझसे शादी तो कर लो, मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक गहनों से भर दूंगा। नहीं सेठ जी, मुझे वही हार चाहिए। मेरा सपना था कि मैं उस हार को अपने गले में एक बार पहनूं। तो क्या आप मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते? अच्छा ये बात है, तो समझो वो हार तुम्हारा हुआ। मुझे बस 2 दिन का टाइम दो। फिर प्रीति सीधा सरपंच जी के घर जाती है और उन्हें 2 दिन बाद मंदिर में होने वाले चोरी के बारे में बताती है। क्या प्रीति, तुम्हारी खबर तो पक्की है ना कि 2 दिन बाद मंदिर में हार की चोरी होने वाली है? हाँ सरपंच जी, ये खबर बिल्कुल पक्की है। मैंने कुछ बदमाशों को 2 दिन बाद हार चुराने के बारे में सुना था। ठीक है प्रीति, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। प्रीति अपने घर चली जाती है और 2 दिन बाद अमावस की रात थी। उसी रात को सेठ
मंदिर में हार चुराने के लिए जाता है। मंदिर में पहले से ही सरपंच जी और उनके कुछ आदमी छिपे हुए थे। जैसे ही सेठ हार चुराने के लिए आगे बढ़ता है, तभी सरपंच जी के कुछ आदमी उसे पकड़ लेते हैं। मोहनलाल, तो ये तुम थे जिसने भगवान के घर चोरी करने की सोची? ये काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ताकि कोई दोबारा भगवान के घर चोरी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। फिर सरपंच जी सेठ को जेल में बंद करवा देते हैं। आखिरकार सेठ के बुरे कामों का अंत हुआ और वह अपने किए की सजा भुगतने लगा। इधर दूसरी तरफ प्रीति की माँ प्रीति को पूरे घर में ढूंढती है, मगर प्रीति उसे कहीं नहीं मिलती। अरे ये कमबख्त लड़की कहाँ चली गई? कहीं ये भाग तो नहीं गई? अगर ये भाग जाएगी तो फिर तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तभी उसकी नजर प्रीति पर पड़ती है, जो अभी अभी बाहर से आ रही थी। अरे अरे बेटा, कहाँ चली गई थी? फिर प्रीति अपनी माँ से सेठ के बारे में पूरी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद उसकी माँ मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आज तो इस लड़की ने उस सेठ को जेल में भेजा है। कल को ये मेरे खिलाफ कंप्लेन न कर दे कि मैंने इसकी शादी उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ करने की कोशिश की थी। फिर निर्मला झूठ मूठ का खुश होने का दिखावा करती है। अरे हाँ हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। अब जा, तू अपने कमरे में आराम कर, थक गई होगी ना। प्रीति अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। इस लड़की ने तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अच्छा खासा पैसा हाथ में आता, लेकिन इसके कारण अब सब कुछ चला गया। तभी सरपंच जी अपने बेटे के साथ प्रीति के घर आते हैं। अरे आइए आइए सरपंच जी, मेरे घर कैसे आना हुआ? बहन जी, आपकी लड़की बहुत ही समझदार और संस्कारी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी उससे कर दूँ। अरे हाँ हाँ सरपंच जी, मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। जिसके बाद सरपंच जी अपने बेटे की शादी प्रीति से कर देते हैं और प्रीति अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगती है।